नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बीजेपी ने खास तैयारी की है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी का सेवा एवं समर्पण अभियान की शुरुआत होगी। 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में भाजपा के कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से गांव घर घर जाकर लोगों से संपर्क और संवाद करेंगे और सेवा कार्य भी करेंगे। सेवा एवं समर्पण अभियान के तहत 17 से 20 सितंबर तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा प्रकोष्ठ इसका सम्मान भी करेगा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे, जबकि अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता गरीब बस्तियों में फल एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा है कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश सदैव नई बुलंदियों को छुए और पीएम मोदी दीर्घ आयु हो, संपन्न रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा पूजा के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर संदेश में कहा है कि भगवान विश्वकर्मा जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देश प्रगति की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोहाना स्थित लोहटिक गांव में दिल्ली हाईवे एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। देश के सबसे लंबे 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे गुरुग्राम जिले के 11 गांव और पलवल के 7 गांव के साथ नूंह जिले के 47 गांव से होकर गुजरेगा। इस तरह ये हाईवे हरियाणा राज्य के 65 गांव से होकर गुजरेगा। सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद करते हुए कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी। निरीक्षण के दौरान नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यक्रम में कहा है कि हाईवे निर्माण के बाद दिल्ली से मुंबई तक 12 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। हाईवे पर हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस और हेलीपैड की सर्विस भी होगी। हरियाणा में इस हाईवे की कुल लंबाई 160 किलोमीटर होगी, जिस पर करीब 10,400 करोड़ रुपए की लागत खर्च की जाएगी। प्रदेश में इस हाईवे का समापन नूंह जिले के फिरोजापुर झिरका में के गांव कालगांव में होगा और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को मार्च 2022 तक पूरा करने की योजना है। एक्सप्रेसवे के बनने से हरियाणा में यातायात की कनेक्टिविटी अपेक्षाकृत बढ़ेगी और नूंह और पलवल जिले से कोई चौराहा के जरिए ये बड़े राजमार्ग जैसे केएमपी और डीएनडी सोहाना आदि से जुड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से हरियाणा प्रदेश में रोजगार सृजन के अवसर भी उपलब्ध होंगे, क्योंकि इससे हरियाणा की कनेक्टिविटी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से पहली अपेक्षा और अधिक बढ़ेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निरीक्षण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत करते हुए कहा है कि ये हाईवे सपनों का हाईवे है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। इस हाईवे से दिल्ली से मुंबई तक सिर्फ 12 घंटों में सफर तय किया जाएगा। राव इंद्रजीत बोले, यही नहीं, हाईवे के दोनों तरफ जो योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है उससे साफ है कि हाईवे तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली LOC IOCL रिफाइनरी टाउनशिप का दौरा करने पहुंचे। यहां उन्होंने रिफाइनरी के अधिकारियों से मीटिंग की। पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने कहा है कि रिफाइनरी के अंदर कई जगह पर काम चल रहा है, जिसका उन्होंने निरीक्षण किया। रिफाइनरी का दौरा करने के बाद रामेश्वर तेली पानीपत के ESI अस्पताल में पहुंचे। पिछले 10 महीनों से बंद दिल्ली बॉर्डर के रास्ते खुलवाने के लिए सरकार की तरफ से बनाई गई हाई पावर कमेटी से किसान बातचीत के लिए तैयार हैं। मत्स्य विभाग के साथ मीटिंग के बाद कृषि मंत्री JP दलाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कृषि मंत्री बोले, आज से 67 साल पहले मत्स्य विभाग एक छोटा विभाग था। इस साल का बजट 6 करोड़ से बढ़ाकर 124 करोड़ की कर दिया गया। JP दलाल बोले, हमारी कोशिश है कि इस बजट से बाहर भी इस पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और आने वाले समय में बजट को दोगुना किया जाएगा। JP दलाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री का विजन है कि किसानों की आय दोगुना हो। इसी सोच के साथ डेयरी और परंपरागत खेती से हटकर भी आय बढ़ाई जा सकती है। हरियाणा प्रति एकड़ मछली उत्पादन में लगभग 9% के साथ पहले नंबर पर है और लगभग 8% के साथ पंजाब दूसरे नंबर पर। कृषि मंत्री बोले, बेरोजगार बच्चों से ये अपील कर रहा हूं कि कारोबारी बनो और जॉब देने की बजाय जॉब दो। किसानों का कहना है कि उन्होंने कोई रास्ता बंद नहीं किया है, रास्ते को सरकार और पुलिस ने बंद कर रखा है। ऐसे में सरकार को उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए जिन्होंने रास्ता बंद कर रखा है।
किसानों को कहना है कि हम तो सिर्फ नेशनल हाईवे पर बैठे हुए हैं, लेकिन पुलिस ने दिल्ली आने जाने वाले छोटे रास्ते बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि रास्तों की खुलवाने के लिए कई और प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिल चुके हैं। फतेहाबाद में आगामी कुछ दिनों में धान का सीजन शुरू हो जाएगा और इससे पहले ही पराली की समस्या को लेकर एक बार फिर से किसानों ने सरकार और प्रशासन को चेताया। किसानों का कहना है कि पिछले सीजन में पराली की रकम उन्हें अभी तक नहीं मिली है और ऐसे में रहा तो आगामी सीजन में वो फिर पराली को आग लगाने पर मजबूर होंगे। किसान आंदोलन के चलते प्रदेश सरकार का विरोध लगातार जारी है। जेजेपी के संस्थापक अजय चौटाला का पानीपत में जोरदार विरोध किया गया। अजय चौटाला को काले झंडे दिखाए गए। अजय चौटाला स्थानीय आर्य कॉलेज परिसर में जिला कार्यकारिणी की बैठक लेने पहुंचे। इससे पहले ही किसान कॉलेज के गेट पर बैठ गए। काले झंडे दिखाकर उनका विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सिंबल पर नगर निगम और नगर परिषद से चुनाव लड़ेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि नगर पालिका और पंचायत के चुनाव कांग्रेस सिंबल पर नहीं लड़ी जाएगी। किसानों के मदद पर दीपेंद्र ने कहा है कि सरकार को किसानों से खुले दिल से बातचीत करनी चाहिए। पानीपत जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला गुरुवार को कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए आर्य पीजी कॉलेज पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अजय चौटाला ने देवीलाल के जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। साथ ही जेपी पार्टी ने लोगों से पार्टी की ज्वाइनिंग करवाने की भी की। अजय चौटाला ने कहा है कि कोरोना काल में सभी वर्गों को इसकी मार झेलनी पड़ी है। व्यापारी से लेकर मजदूर तक सबको मंदी की मार झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि किसानों की बात जो कर रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देना चाहिए, तो दुष्यंत सबसे पहले अलग होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कानून बनाने में दुष्यंत चौटाला नहीं रहे। अजय चौटाला ने कहा है कि कानून बनवाने में हरियाणा सरकार की कोई भागीदारी नहीं थी, जिसमें सांसद और राज्यसभा सांसदों ने पास किया। इस्तीफा मांगना है तो सांसद और राज्यसभा सांसदों का इस्तीफा मांगे। इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला गोहाना पहुंची। सुनैना चौटाला ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी कहती है कि कुछ करती कुछ और है, जिस राज्य को जनता नकार चुकी है। सुनैना चौटाला ने कहा है कि एलनाबाद का जब भी चुनाव होगा तो पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त करवाने का काम करेगा। नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला गोहाना के कुथरा गांव में पहुंची और 25 सितंबर को होने वाली INLD की सम्मान दिवस रैली में आने के लिए लोगों को निमंत्रण भी दिया। तो शाम में नेशनल स्ट्राइक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। फरीदाबाद में मानव रचना यूनिवर्सिटी के संस्थापक स्वर्गीय OP भल्ला की पुण्यतिथि पर यूनिवर्सिटी के पारंग में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे और उन्होंने वैक्सीनेशन कैंप में लोगों को उत्साह बढ़ाया। इसी मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने अपने हाथों से गरीबों को राशन भी वितरित किए। सोनीपत में वैक्सीनेशन को लेकर लोग काफी जागरूक हो गए। सोनीपत में करीब 10,70,000 पहली और दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। जिला स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर वैक्सीनेशन कर रहे। शहर में करीबन 99% और ग्रामीण क्षेत्र में 75% वैक्सीनेशन का काम पूरा हुआ। सितंबर महीने में 100% वैक्सीन लगाने का टारगेट पूरा किया जाएगा। वही 3 दिन में के मेगा वैक्सीनेशन अभियान के तहत 75,000 वैक्सीन लगाने का टारगेट मिला है। लगभग 35,000 लोगों को ग्रामीण और शहर स्तर पर वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र को स्पेशल टारगेट करते हुए घर घर जाकर वैक्सीन करने का फैसला लिया। सोनीपत में हाईवे 44 के साथ लगते गांव बल्लभगढ़ के लोग नागरिक जीवन जीने को मजबूर। गांव के लोगों का कहना है कि जब भी बारिश आती है यहां पर पानी भर जाता है और काफी बुरा हाल हो जाता है। BDPO का कहना है कि गांव के विकास के लिए खाते में कोई भी पैसा नहीं है। वही ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है और अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे आंदोलन करने की चेतावनी दी।
दिल्ली में आज सुबह से ही शुरुआती हल्की तीव्रता के साथ लगातार बारिश हो गई। अगले कुछ दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की चेतावनी। सिरसा में देवीलाल विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज में दूसरे दिन भी ऑनलाइन परीक्षा हुई है। ऑनलाइन परीक्षाओं से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। छात्राओं का कहना है कि बहुत से छात्रों को उत्तर पुस्तिका नहीं मिली है। यूजी आईडी और पासवर्ड न मिलने की वजह से छात्र परेशान। सीडीएलयू से संबंधित लगभग 3500 विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षाओं को करने में असफल साबित हो रहा है। सोनीपत में भी सुबह गरज के साथ बारिश तेज हो गई है। लगातार बारिश का मौसम देखने को मिला। तेज बारिश से एक बार फिर किसानों को उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। किसानों की बाजरे, कपास और सब्जी की फसलों को पहले से काफी नुकसान। सिरसा में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से आम लोगों को गर्मी से राहत मिली। किसानों का कहना है कि बारिश की पानी की निकासी न होने के कारण उनके नरमा, कपास की फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कृषि विभाग ने भी किसानों की फसल खराब होने की पुष्टि की है। जल्द किसान विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर सर्वे कराया जाएगा। चरखी दादरी जिला में एक तरफ मलेरिया और डेंगू का दस्तक लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ शहर के सभी आउटर कॉलोनियों में बरसाती पानी भरा हुआ है। पानी निकासी की जगह सिर्फ फॉगिंग ही कार्रवाई जा रही है। 80% शहर में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। फतेहाबाद में डॉक्टरों की किल्लत से जूझ रहे नागरिक। अस्पताल में बिजली गुल हो जाने के कारण मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी हुई। अस्पताल में बिजली न होने के चलते करीब आधे घंटे तक अस्पताल में व्यवस्थाएं ठप रही हैं। उसमें लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए। अस्पताल के कंप्यूटर भी बिजली न होने के चलते बंद पड़ी रहे, जिससे ओपीडी आदि सेवाएं बाधित रही। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 64,640 नए केस सामने आए। 37,871 रिकवरी हुई। 432 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,595 नए केस सामने आए। एक दिन में 45 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में अब भी करीब 49,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,000 से भी ज्यादा केस सामने आए। एक दिन में 178 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अब भी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 28 नए केस सामने आए। एक दिन में 22 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में 409 एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 केस सामने आए। एक दिन में 17 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 327। केतल में 4 साल से डोहर फिरोजपुर की बदहाल सड़क परेशानी का सब्बा बनी हुई है। सड़क में जहां पहले छोटे गड्ढे थे, वहीं अब बारिश के कारण गड्ढे बढ़ गए। गड्ढों की वजह से हादसे होने के खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक पीडब्ल्यूडी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर गड्ढे बारिश में तालाब का रूप लेते हैं, जिसके चलते अक्सर हादसे होते रहते हैं और आला अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बदहाल सड़कों को लेकर एक्सन का कहना है कि 4 सड़कों को के टेंडर निकाले हैं, जो 29 सितंबर को जारी किए जाएंगे, जिसके बाद सड़क बनाने का काम शुरू होगा। अंबाला से पंजाब पुलिस ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया, जिसकी पुष्टि अंबाला पुलिस ने की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुरुक्षेत्र के उपमंडल पिहो में चोर और लुटेरों के हौसले बुलंद है। इलाके में चोरी की, लूट की वारदात लगातार बढ़ती जा रही। पोहा उपमंडल की पति के साथ भी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें हथियारबंद लुटेरों ने उपमंडल के पति को रोककर हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। रोहतक जिला के टोटली गांव के पास ट्रेन नंबर 8 में एक तेज रफ्तार कार गिर गई। कार में कुल 4 युवक सवार थे, जिसमें से 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को नहर में कार गिरने की सूचना मिली है, जिसके बाद सूचना के आधार पर पुलिस ने कार को क्रेन की मदद से बाहर निकलवाया।
घायलों को पीजीआई ले जाने के बारे में पता चला। पुलिस ने पीजीआई में पहुंचकर मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किए। रोहतक की जनता कॉलोनी चौकी के कुछ दूरी पर एक युवक मृत हालत में मिला है। मृतक की पहचान जनता कॉलोनी के रहने वाले गगनदीप के रूप में हुई। सूचना मिलने के बाद एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और लगातार इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी। पुलिस का कहना है कि सुबह कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि सड़क पर एक युवक का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रोहतक के भैंसरू समचाना रोड पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के पास से आधार कार्ड से उसकी पहचान पवन के रूप में हुई। सूचना मिलते पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और आगे की तफ्तीश में जुटी। टाइम पत्रिका ने बुधवार को 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची का खुलासा किया है। 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे। पीएम मोदी के अलावा पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पुन्नीवाला को भी टाइम ने नेताओं की इस वैश्विक सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हैं। एलन मास्क की कंपनी स्पेस एक्स का पहला ऑल सिविलियन क्रू बुधवार तक अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गया है। कंपनी ने पहली बार 8 आम लोगों को अंतरिक्ष में भेजा। ये यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 160 किलोमीटर ऊंची कक्षा से दुनिया की परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष में 3 दिन गुजारेंगे। चीन के सिचुआन प्रांत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप आने से 2 लोगों की मौत। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ने का किया फैसला। ट्वीट कर दी जानकारी। विराट कोहली ने कहा है कि उन्होंने मुख्य कोच रवि शास्त्री और रोहित शर्मा सहित उनके साथियों से सलाह लेने के बाद ये फैसला लिया। कोहली ने कहा है कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को अपने फैसले से अवगत कराया दिया था। विराट कोहली भारत की ओर से सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों की कप्तानी करने वाले पहले कैप्टन हैं। विराट ने धोनी को भी पीछे छोड़ा।